अच्छा यार देखो, मैं ना बहुत सारे बच्चों को इसमें मसला आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या क्या आ रहा है। तो मैंने ना एक समझो सिलेबस की समरी टाइप की बनाई है, और मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ सिलेबस को। तो ये एक छोटा सा रिव्यू है पूरे सिलेबस का। सही है। देखो, सबसे पहला हमारा जो मेन चैप्टर है दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युइटी, परपेचुइटी, ये सब आ जाएगा। सही है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक फार्मूला ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर आप ये देखो तो ये सिंपल वो वाला फार्मूला है, क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। बस यहाँ पे जो एन है वो वन है। सही है, यानी कंपाउंडिंग पूरे साल में एक दफा ही हो रही है। तो पी वी इक्वल्स टू एफ वी डिवाइड बाई वन प्लस आर की पावर एन। अब मैंने, क्योंकि यहाँ पे चार वेरिएबल है ना, तो चार तरीके से हम इसको फॉर्मूले को लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि किस वेरिएबल के बारे में पूछा हुआ है। बट द थिंग इज, अगर आपको एक फॉर्मूला आता है और आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आपको ये चार याद रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसके अंदर, जैसे अगर आपके पास ये फॉर्मूला है और इसमें से आपको आर निकालना है, तो आप सिंपली आर की जगह एक्स रख के पूरा फॉर्मूला, पूरी इक्वेशन साइंटिफिक कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता, तो मैं एक छोटा सा डेमो दे देती हूँ कैसे इक्वेशन डालोगे। जैसे लाइट से पीवी हमारा है 10,000, 10,000, उसके बाद इक्वल्स टू है, फिर उसके बाद एफ ई हमारा है 5,000 डिवाइडेड बाय, लेट से हमें टाइम पीरियड निकालना है, टी निकालना है, तो डिवाइडेड बाय वन पॉइंट, इंटरेस्ट हमारा है 0 टू, यानी 20, क्या कहते हैं, 2%। तो उस पर हमें टाइम पीरियड निकालना है। अब जो भी चीज़ निकाल ली है उसको मैं एक्स रख दूंगी ना, तो लेट से मुझे पावर में एक्स देना है, अल्फा एक्स। अब ये जब मैं चीज दूंगी ना तो ये कैलकुलेटर खुद ही एक्स की वैल्यू निकाल देगा। शिफ्ट दबाओगे और सॉल्व दबा दोगे, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई। अच्छा एक मिनट, इक्वल्स टू, हाँ, ये एक्स की वैल्यू आ गई। सही है। ऑब्वियसली माइनस में इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने फ्यूचर वैल्यू कम रखी है, इसलिए हमारा जो टाइम पीरियड वो नेगेटिव में आ रहा है। अगर मैं फ्यूचर वैल्यू 15,000, 10,000 की बजाय 15,000 रखती तो हमारा पॉजिटिव आता। अच्छा, ये मकसद मेरा ये है कि आप कोई कोई भी इसमें किसी भी चीज़ को एज अ वेरिएबल निकाल सकते हो पूरी इक्वेशन रख के। सही है। आप नॉर्मल कैलकुलेटर से भी ये काम कर सकते हो। तो सारे, चाहे एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, किसी भी फॉर्मूले में अगर कोई एक वेरिएबल निकालना है तो आप उस वेरिएबल को एज अ एक्स रख दो और पूरी इक्वेशन ऐसी रख दो, खुद ही आपका कैलकुलेटर आपको निकाल के दे देगा। आपको सारे फॉर्मूलाज याद रखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास, पहला फॉर्मूला आ गया टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, पीवी इज इक्वल्स टू एफ वी डिवाइड बाय वन प्लस आर की पावर एन, या एफ ई इक्वल्स टू पीवी वन प्लस आर की पावर एन, जो भी आपको फॉर्मूला आसानी से याद है। फिर आ जाओ, अच्छा ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब आपको कुछ भी नहीं बोला हुआ, जब या तो प्रेजेंट वैल्यू बतानी हो, फ्यूचर वैल्यू बतानी हो, लेकिन आपको ये भी नहीं बोला हो कि कंपाउंडिंग कितनी दफा हो रही है। बस आपसे ये पूछा हुआ कि आज पैसों की ये कीमत है, तो आइंदा 4 साल बाद, 5 साल बाद कितनी होगी, इस तरह की बातें की हुई हो, और आपको बताया हुआ ना कि स्पेसिफिकली कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो आप नॉर्मली टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फॉर्मूला यूज करोगे। फिर उसके बाद हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, अगर आपको खास तौर पे बोला हुआ हो तब आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करोगे। एफ वी इक्वल्स टू पी वी वन प्लस आर, आर हमारा इंटरेस्ट रेट है, और रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट रेट जो भी बोलो, और टी हमारा टाइम है। फिर कंपाउंडिंग का फॉर्मूला, अब देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंपाउंडिंग का फॉर्मूला सेम है क्या? पी वी वन प्लस आर, बस यहाँ पे आर की जगह पे आर डिवाइड बाय एन। एन क्या है कि कितनी दफा कंपाउंडिंग हो रही है एक साल में। अगर 5 दफा कंपाउंडिंग हो रही है तो हम एन की जगह 5 रख देंगे, और टी की जगह एन टी रख देंगे। सही है, बस ये डिफरेंस है। और ये कभी भी अगर हमारे पास एक साल में एक से ज्यादा दफा कंपाउंडिंग हो रही है तो ये हम हर फॉर्मूले में ये काम कर सकते हैं। ये हो गया डिस्क्रीट कंपाउंडिंग, और कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में पीवी ई की पावर आर टी। अच्छा, डिस्क्रीट या कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का स्पेसिफिकली आपको क्वेश्चन में बताया हुआ होगा, या फिर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का तो स्पेसिफिकली बताया हुआ होगा। डिस्क्रीट में आपको ऐसे पता चलेगा कि वो बोला होगा साल में इतनी दफा कंपाउंडिंग हो रही है, तो आपको पता चल जाएगा हाँ भाई ये डिस्क्रीट कंपाउंडिंग है। फिर आ जाओ, हमारा जो फॉर्मूला है ऑफ एनविटी। एनविटी, एनविटी दो तरह की होती है, एक ऑर्डनरी होती है और एक क्या कहते हैं, एनविटी ड्यू होती है। ऑर्डनरी का मतलब है जो आप एंड में, साल के एंड में दे रहे हो। सही है।
इसमें आ जाता है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू का भी फॉर्मूला है और फ्यूचर वैल्यू का भी फॉर्मूला है। अच्छा, ये हमें लिखवाए थे, ये मैंने खुद लिखे हैं। ये वही वाली चीज है जो हमने यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फॉर्मूले में हमने यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में किया है ना, डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट के आर की जगह पे आर डिवाइड बाय एन और टी की जगह पे एन मल्टीप्लाई बाय टी। मैंने वही काम यहाँ पे किया हुआ है कि अगर एनुइटी में आपकी साल में ज्यादा, मतलब साल में 12 दफा पेमेंट कर रहे हो तो आप एन की जगह 12 रखोगे। अगर आप साल में 6 दफा पेमेंट कर रहे हो तो एन की जगह 6 रखोगे। सही है सर, यही फॉर्मूला है, असल हमारा फॉर्मूला यही है। लेकिन अगर आप एक साल में एक से ज्यादा दफा पेमेंट कर रहे हो तो आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे, आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। सही है, बाकी फॉर्मूले में पीवी एफ वी, अगर फ्यूचर वैल्यू दी हुई है तो आप एफ वी वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अगर लोन वगैरह की प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है तो आप प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। और बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, 1 - 1/1+r⁻टी। सही है, डिवाइड बाय आर। आर क्या है? इंटरेस्ट रेट है। टी क्या है? टाइम है। अब ऑर्डिनरी एन्युटी, बेसिकली एन्युटी ड्यू का जो फॉर्मूला है ना, वो नॉर्मली ऑर्डिनरी एन्युटी का पूरा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा जाता है, बस उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है 1 × 1 + r। तो अगर आपको ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला याद है, उसमें बस आप 1 + r आगे ऐड कर दो तो वो आपका एन्युटी ड्यू हो जाएगा। और इसका मकसद सिर्फ यही है 1 + r ऐड करने का कि आपके पास, क्योंकि आप साल के शुरू में दे रहे होते हैं तो एक दफा कंपाउंडिंग ज्यादा हो रही होती है। और ऑब्वियसली हमेशा ऑर्डिनरी एन्युटी में पेमेंट्स कम होंगी हमारी बनस्बत ऑर्डिनरी एन्युटी। एन्युटी ड्यू में पेमेंट्स हमारी कम होंगी बनस्बत ऑर्डिनरी एन्युटी के। अच्छा, हो सकता है कि आपको ये रिलेशन कहीं पे यूज करना पड़े, तो मैंने एहतियातन ये लिख दिया था। बाकी तो ये फॉर्मूला तो हमने कॉपी में पढ़ा हुआ ही। अब आ जाओ अमोर्टाइजेशन टेबल। अच्छा, सो द थिंग इज, अमोर्टाइजेशन टेबल में नॉर्मली हम ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं। सही है, लेकिन सेम थिंग यहाँ पे अगर साल में 2 दफा कंपाउंडिंग हो रही है तो आर की जगह पे आर डिवाइड बाय एन और एन की जगह पे एन मल्टीप्लाई बाय टी आप खुद ही कर दो। सही है। और मैंने कैलकुलेटर से थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि इस टेबल को बनाने में 10-15 मिनट लग जाते हैं बहुत सारे बच्चों को, तो मैंने उसका जल्दी निकालने का एक फॉर्मूला निकाला है कि आप क्या करो, टेबल वाला जो ऑप्शन होता है ना कैलकुलेटर में, ये आपका कैलकुलेटर है। इसमें अगर आप जाओ, मेन्यू में जाओ, ऑन करो कैलकुलेटर को, मेन्यू में जाओ तो आपके पास क्या होता है, टेबल का ऑप्शन होता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 9 में टेबल का ऑप्शन है, ये 9। और आप यहाँ पे फंक्शन लिख सकते हो। तो आप फंक्शन की जगह पे ना आप लिख दो PMT 1 - 1/r एक्स। मतलब आपको एन, हर 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 के लिए करना है ना, तो आप एन की जगह पे लिख दो एक्स। मतलब आपका ये वेरिएबल, बाकी सारी वैल्यू डालो। PMT आपने ऊपर निकाल लिया है तो आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो। 1, आपको इंटरेस्ट रेट भी पता होगा, 1/1 + इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट। बस एन की जगह पे, हालांकि आपको एन पता है लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें लाइन से एन चाहिए ना, तो एन की जगह पे यहाँ पे एक्स डाल दो। उसके बाद आपने ये, जैसे मैं एक डेमो दे देती हूँ लाइट से, हमारी पेमेंट आ रही है 1000, 10, हाँ 1000 आप पेमेंट कर रहे हो। सही है, 1000 पेमेंट के बाद आप मल्टीप्लाई बाय, आपने पूरा फॉर्मूला डाला, 1 क्या कहते हैं, डिवाइड बाय 1 - 1/1.05, अगर 5% आपका इंटरेस्ट रेट है, की पावर एन की जगह पे आपने क्या डालना है, एक्स डालना है। तो अल्फा एक्स डिवाइडेड बाय 0.05। सही है। अब आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है, हमने इक्वल्स टू दबाया, स्टार्ट आपने 0 से करना है। सही है। और एंड आपने, जितना आपके पास एन है ना, यानी आपके पास 20 साल है लाइट से, या 30 साल है लाइट से, मैं कह रही हूँ हमारे पास 20 साल है, तो मैं 0 से स्टार्ट करके 20 तक जाऊंगी। सही है, और स्टेप 1 ही रखूंगी। अब इससे होगा क्या, इससे ना हमारे पास एफ एक्स में ना हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको उल्टा चलना है, आपको उल्टी वैल्यूज से चलना है। यानी आपके पास जो 20 की जो वैल्यू आ रही है ना, 20 पे जो वैल्यू आ रही है, आपने वो यहाँ पे लिखनी है। 12462 आपकी इनिशियल वैल्यू आएगी और रिमेनिंग में आपकी सेकेंड वैल्यू आएगी। ऐसे आपने लाइन से 20 से लेके 1 तक अगर आप सारी वैल्यूज देखोगे,
सही है। 1 तक आप सारी वैल्यूज इनिशियल वैल्यू में लिख दोगे। मैंने 0 से 9 तक इसलिए बोला है, 9 से 0 तक इसलिए बोला है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एंड 10 था, और रिमेनिंग में आप 10 से लेके 1 तक सारी वैल्यूज लिख दोगे। इसी तरह आप यही फॉर्मूला, आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला टेबल में डाल के इसकी वैल्यूज डायरेक्ट निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। अगर आप ये करोगे तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा। अगर आपको नॉर्मली आदत है आप नॉर्मल कर लो। मैं बस जब टाइम बचाने के लिए मैंने ये फॉर्मूलाज निकाले हैं, इनको एक दफ़ा देख लेना, नहीं समझ में आए तो मुझसे वैसे पूछ लेना व्हाट्सएप पे। आगे आ जाओ परपेचुइटी। अब परपेचुइटी में हमने एक तो लेवल पढ़ी है और एक ग्रोइंग परपेचुइटी पढ़ी है। लेवल में क्या करते हैं, पीएमटी डिवाइड बाय आई, मतलब वो परपेचुइटी जो वक्त के साथ साथ ग्रो नहीं हो रही होती। परपेचुइटी क्या है, एन्युटी ही, यानी आप पेमेंट्स दे रहे हो, सीरीज ऑफ पेमेंट्स, लेकिन आपको वो सीरीज ऑफ पेमेंट्स हमेशा मिलती जा रही है, कभी खत्म ही नहीं हो रही। सो दैट इज योर परपेचुइटी। उसमें प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो आप पीएमटी डिवाइड बाय आई। सिर्फ इसी तरह परपेचुइटी में प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो पीएमटी आई माइनस जी, जब आपकी परपेचुइटी वक्त के साथ बढ़ रही है। फिर हमारे पास सेकंड चैप्टर आ जाता है बॉन्ड वैल्यूएशन। बॉन्ड वैल्यूएशन में देखो आपके पास ज्यादा नहीं है। बॉन्ड वैल्यूएशन में करना क्या है, आपने ऑर्डिनरी एन्युटी से पीवी निकाला। ये किस चीज का पीवी निकाल लो, बॉन्ड में दो चीज होती है ना, एक आप कूपन पेमेंट आपको मिल रही होती है हर साल। बॉन्ड क्या है, सिंपल उधार है, तो हर साल आपको कूपन पेमेंट मिल रही होगी। मतलब आपको कूपन रेट बताया हुआ होगा कि 5% में आपको, मैंने आपसे 1000 रुपए लिए, अब मैं आपको हर, और 5 साल तक वो 1000 रुपए लिए, तो मैं आपको हर साल 5% देता रहूंगा। यानी 1000 का 5%, यानी आई थिंक 50 रुपए, 1000 का 5%, हाँ 50 रुपए आपको, या 5 रुपए आपको देता रहूंगा। हाँ 50 रुपए आपको देता रहूंगा हर साल, और 5 सालों तक। तो उसके लिए, क्योंकि फिक्स पेमेंट है 5 सालों तक, तो इसलिए हम ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला यूज करते हैं। जबकि जो बॉन्ड की असल वैल्यू यानी फेस वैल्यू, जिसको हम 1000 रुपए जैसे हमने लिए ना, तो 1000 रुपए की हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे होते हैं, क्योंकि 5 साल बाद वो 1000 रुपए हमें दे रहा होगा। कुछ भी नहीं करना आपको, पीवी निकालना है, जितनी भी कूपन पेमेंट है, एनपीवी वाली चीज ही है, यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू ही निकाल लो सबकी। कूपन पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो और लमसम की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। कूपन पेमेंट की ऑर्डिनरी एन्युटी से निकाल रहे हो, और जो आपका फेस वैल्यू, पार वैल्यू, यानी बॉन्ड में कितने पैसे आपने उधार पे लिए थे, उसकी आप नॉर्मल टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फॉर्मूले से निकाल रहे हो। सही। तो यहाँ ये वाला जो एफ है, ये कितनी कूपन वैल्यू आपको मिल रही है। बाकी नॉर्मली आपको आर तो पता ही है, यील्ड टू मेच्योरिटी रेट होता है बॉन्ड में। सही है, आर या यील्ड टू मेच्योरिटी रेट होता है टी, और फ्यूचर वैल्यू जिसको पार वैल्यू और फेस वैल्यू भी कहते हैं। सही है। अब मैं फॉर्मूला ऐसे लिखूं एक ही बात है। बाकी जीरो कूपन रेट वो कूपन रेट होता है जिसमें आपको हर साल इंटरेस्ट पेमेंट नहीं मिल रही होती, मतलब आपसे 1000 रुपए लिए और वो आपको 1000 रुपए ही वापस कर देगा, तो आप उसमें सिंपली प्रेजेंट वैल्यू लमसम के निकाल लोगे, उसकी फेस वैल्यू की जो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे कि वो आपको कितने पैसे वापस करेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे। ये होगा जीरो कूपन रेट का, जीरो कूपन बॉन्ड प्राइस की वैल्यू निकालना। अब आज उसके बाद है हमारे पास स्टॉक्स का टॉपिक। अच्छा, मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा टाइम स्टॉक्स को समझने में ही लगा था, क्योंकि स्टॉक्स थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना। स्टॉक में सबसे पहले तो, अगर आपको कांस्टेंट डिविडेंड्स बन रहे हैं, सही है, ये डिवीजन लिखा है मैंने गलती से, ये डिविडेंड्स है। अगर आपको कांस्टेंट डिविडेंड्स मिल रहे हैं, तो स्टॉक में क्या होता है कि आपको डिविडेंड मिलते हैं, उसके अलावा स्टॉक की अपनी कोई प्राइस होती है, यानी सेलिंग प्राइस जिसको हम कहते हैं। तो आप क्या करोगे कि जो सेलिंग प्राइस है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे, और जितने भी डिविडेंड्स आपको मिल रहे हैं, 5 साल के डिविडेंड्स मिल रहे हैं, तो आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे। सही है। वही जो हमने बॉन्ड्स में किया था, बॉन्ड में कूपन पेमेंट और उसका फेस वैल्यू का था, और स्टॉक में फ्यूचर प्राइस और क्या कहते हैं एन्युटी, यानी डिविडेंड्स का है। सही। तो ये तो सिंपल वाला हो गया। ये तब है जब आपके पेमेंट्स ग्रो नहीं करी, यानी डिविडेंड ना आपको फिक्स मिल रहा है, 10 10 10 10 हर साल मिल रहा है। और आपको, अच्छा ये कब है, लिमिटेड अमाउंट टाइम के लिए आपको 10 10 रुपए मिल रहा है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको वो जो 10 रुपए हैं वो आपको हमेशा मिलते रहे, तो उसके लिए आपके पास ये वाली वो है। आप क्या करोगे, उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, जो भी डिविडेंड्स है उनको आर से डिवाइड कर दोगे। ये है कांस्टेंट डिविडेंड्स आपको फॉर एवर, यानी 10 रुपए आपको पूरी जिंदगी मिलते रहे, हमेशा मिलते रहे, ये उस वक्त की वैल्यू निकालना है। सिमिलरली ये हो गया जब आपको डिविडेंड्स कांस्टेंट है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके डिविडेंड्स ग्रो कर रहे हैं,
तो उसके लिए आप नॉर्मली क्या करते हो, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, ऑब्वियसली बाइंग प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के सारा क्या कहते हैं, जितनी भी आपको, जैसे डी नॉट वन प्लस जी वन वन प्लस आर जो ग्रो कर रहा है आपका डिविडेंड, पहला डिविडेंड जो ग्रो कर रहा है उसको आप वन प्लस आर से डिस्काउंट कर दोगे। फिर दूसरे साल जो आपको डिविडेंड मिल रहा है उसको भी वन प्लस आर से के स्क्वायर से आप क्या कहते हैं वो कर दोगे। इसी तरह अगर 5 साल तक डिविडेंड मिल रहा है तो आप क्या करोगे, डी नॉट वन प्लस जी की पावर एन, ये क्यों किया है, क्योंकि हम हमारे 5 साल तक डिविडेंड ग्रो कर रहे हैं, डिवाइड बाय वन प्लस आर की पावर एन, कितने एन यहाँ पे क्या है, कितने सालों तक आपको डिविडेंड मिल रहा है, जी यहाँ पे क्या है कि कितनी ग्रोथ रेट, कांस्टेंट किस रेट से ग्रो हो रहा है, और आर हमारा है यील्ड टू मैच्योरिटी रेट, या फिर आप कह सकते हो कि इंटरेस्ट रेट आपका, सही है। और यहाँ पे बाइंग प्राइस को कंसिडर किया, ऑब्वियसली हमें बॉन्ड के प्राइस लगाना है तो हमें बाइंग प्राइस को भी ऐड करना होगा। अच्छा, ये वाला जो फॉर्मूला है ये डायरेक्ट नहीं दिया, पता है मैंने बुक्स में समझ के निकाला है ये वाला फॉर्मूला, इससे रिलेटेड अभी हमने कोई भी न्यूमेरिकल कॉपी में नहीं किया है, तो चाहो तो ये वाला फॉर्मूला इग्नोर कर दो। असल इस फॉर्मूले को हमने कॉपी में इस फॉर्मूले का न्यूमेरिकल किया है और मैंने इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बनाया, सही है। ये सिर्फ समझने के लिए इसको इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि ऐसा करने कोई कॉपी में नहीं कराया। कांस्टेंट ग्रोथ फॉरएवर मतलब आपको जो डिविडेंड्स है वो मिलते रहे फॉरएवर और वो ग्रो भी होते रहे उसी कांस्टेंट रेट से। जैसे यहाँ पे था ना कि आपको कांस्टेंट डिविडेंड्स मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है, डिविडेंड्स भी तो मिल रहे हैं हर पूरी जिंदगी, लेकिन यहाँ पे वो डिविडेंड्स ग्रो भी हो रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मुझे आज प्राइस निकालना है तो प्राइस जीरो इक्वल्स टू डिविडेंड जीरो, आज क्या डिविडेंड मिला वन प्लस जी डिवाइड बाय आर माइनस जी, आर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है और जी हमारा ग्रोथ रेट। सिमिलरली यहाँ पे डिविडेंड वन प्लस जी का मतलब है कि अगर मैं आज की डिविडेंड की वैल्यू लिखती हूँ और वन प्लस जी तो वो बराबर है डिविडेंड वन के। सिमिलरली अगर यहाँ पे डिविडेंड चौथे साल में जो हमें डिविडेंड मिल रहा है और हम वन प्लस जी करते हैं तो ये वो बराबर होगा डिविडेंड फाइव के, सही। तो ये वाली चीज कॉपी से देख लेना, ये थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी। फिर हमारे पास टॉपिक आ जाता है रिस्क एंड रिटर्न का। अच्छा, रिस्क एंड रिटर्न में हमारे पास पोर्टफोलियो थ्योरी, ये हमें मिस कोमल ने स्टार्टिंग में करा दिया था और ये हमें सर ने भी दोबारा कराया है। पोर्टफोलियो थ्योरी में क्या है कि आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल रहे होते हो, सही है, जिसको हम वेटेड एवरेज भी कहते हैं, और आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे होते हो, सही है। लेकिन ये एक एसेट की बात हो रही होती है, तब हम मतलब हम हर एसेट का अलग अलग निकाल रहे होते हैं। तो इसमें सिंपल फॉर्मूला है कि x इंटू पी एक्स, एक्स आपको x यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको दिया हुआ होगा, वो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको रिटर्न है वो भी दिया हुआ होगा। इसकी कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमेशा एक्सपेक्टेड रिटर्न को परसेंटेज में ही वैल्यूज को कंसिडर करना और जो प्रोबेबिलिटी है उसको पॉइंट्स पे कंसिडर करना, मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आंसर आएगा ना वो आपका परसेंटेज में ही आएगा, उनको ऐड कर दोगे तो आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न को आप एक्स बार भी कहते हैं, तो आप एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करके पी एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्या कहते हैं, आपके पास पोर्टफोलियो आ जाएगा, सही। ये हो गई हमारी पोर्टफोलियो थ्योरी। पोर्टफोलियो थ्योरी में अब आ जाइए ये कब यूज करते हैं, जब हमारे पास एक एसेट के अलग अलग, हम एक एसेट को अलग से कंसिडर कर रहे होते हैं। अब दो दो एसेट हमें अगर दिए हुए हों या तो हम कैपिटल प्राइसिंग मॉडल यूज कर रहे होते हैं। कैपिटल प्राइसिंग मॉडल में अच्छा एक एसेट की भी बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बीटा दिया हुआ होगा ना तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्क फ्री रेट की बात हो रही होगी, मार्केट रिस्क की बात हो रही होगी, सही है, और बीटा की बात हो रही होगी। तो कैपिटल प्राइसिंग मॉडल क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल्स टू आर एफ यानी रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम का मतलब है मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट। ये सिंपल सा फॉर्मूला है और इसके क्वेश्चंस भी बहुत सीधे सीधे होते हैं, आसान होते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि दो आपको कैपिटल, मैंने बोला कि आपसे दो एसेट का एक्सपेक्टेड रिटर्न मांगा, वो मतलब आपके पास दो या तीन या चार जो बहुत ज्यादा एसेट है और उनका कंबाइंड एक्सपेक्टेड रिटर्न माना होगा, तो आप क्या करोगे, नॉर्मली एक्सपेक्टेड रिटर्न सबका अलग अलग ऐसे ही निकालोगे, इसी फॉर्मूले से निकालोगे, बस उनको उनसे वेट से मल्टीप्लाई करा के आप प्लस कर दोगे, सही है। इसका क्वेश्चन जो आपकी रिस्क एंड रिटर्न वाली पीडीएफ है उसमें मौजूद है, आप उस पीडीएफ को कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर आ जाओ
टू और मोर एसेट की स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। जैसे यहाँ पे हम एक एसेट की अलग से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते थे ना, अब ज्यादा एसेट्स की मिक्स स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का ये फॉर्मूला है। पहले वेरिएंस निकालोगे, दैट इज वेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस वेट 2 मल्टीप्लाई बाय उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, वेट 3 मल्टीप्लाई बाय उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, सबकी स्टैंडर्ड डेविएशन का, ऐसे जितने भी एसेट है उनका वेट और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करके आप उनको प्लस कर दोगे और जो भी आंसर आएगा उसको अंडर रूट कर दोगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। सिमिलरली एवरेज रिटर्न निकालने को बोलें तो वेट मल्टीप्लाई बाय जो भी रिटर्न है, सही है, यही वाला काम, वेट मल्टीप्लाई बाय रिटर्न, वेट मल्टीप्लाई बाय रिटर्न। अब हमारे पास आ जाता है कैपिटल बजटिंग, लास्ट टॉपिक। कैपिटल बजटिंग में अभी तक हमने जो सर ने हमें पढ़ाया दैट इज एनपीवी, आईआरआर, पेबैक पीरियड एंड एआरआर। ARR इज एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जो भी सर ने पढ़ाया वो यही है, सही है। बहुत सारे बच्चों को इसको ARR बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इसको ARR बोल रहे हैं, ARR ही है वो, सही है। अब एनपीवी में तो हम सिंपली क्या करते हैं, जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है उसको नेगेटिव लेते हैं और बाकी सारी इन्वेस्टमेंट को डिस्काउंट करके प्रेजेंट में ले आते हैं, दैट इज एनपीवी। ये कुछ भी नहीं है, ये आपका फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला फॉर्मूला है। अब आईआरआर में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन थी। आईआरआर में सिंपली कुछ भी नहीं करना, आपको एनपीवी जब जीरो हो जाए, आपको पता है आईआरआर कब यूज करते हैं, जब एनपीवी जीरो हो जाए तो आपने जीरो रखना है और यहाँ पे नॉर्मली एनपीवी वाला काम फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पे आपको आर नहीं, आर आपको बेसिकली फाइंड करना है जो आपका आईआरआर कहलाएगा। और ये आप काम कैसे करोगे, आप जैसे मैंने बताया था ना, कैलकुलेटर में आप इक्वेशन लिख सकते हो, आप वही इक्वेशन वाला काम करोगे। वन डालो, आप इक्वेशन लिखो पूरी कैलकुलेटर में, जीरो इक्वल्स टू माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस जो भी 1000 डिवाइड बाय 1 प्लस आर, आर की जगह पे आप आर को आप एक्स बना दोगे, सही है। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू पूरी इक्वेशन लिख के हर आर की जगह पे एक्स लिखोगे और फिर शिफ्ट सॉल्व दबाओगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सही है, यानी आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब जो आपका गिवन आर होगा ना, अगर वो कम है आपके जो आईआरआर की वैल्यू यानी आर, या आपने जो इस इक्वेशन से निकाला है वो आर आपका ज्यादा होना चाहिए गिवन आर के। मतलब उन्होंने अगर जो रिटर्न दिया है या रेट ऑफ रिटर्न या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, किसी भी नाम से रेट जो उन्होंने दिया हुआ है वो 12% है और आपका 13% आया, तो मतलब आपका ज्यादा है, उनके दिए हुए से आपका ज्यादा है, मतलब आपको इस प्रोजेक्ट से 13% फायदा हो रहा है जबकि आपका लग 12% रहे, तो इसलिए आप एक्सेप्ट कर लोगे, सही है। अगर आपका फाइंड किया हुआ आईआरआर ज्यादा हो तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, वरना आप रिजेक्ट कर दोगे, सही है। सो आईआरआर में सिर्फ यही चीज है कि अगर आपका जो जो आपने इस इक्वेशन से फाइंड किया है वो आर ज्यादा है, किससे, गिवन से वो आर ज्यादा है, तो आप एक्सेप्ट कर लोगे। फिर आ जाओ पेबैक पीरियड। अच्छा, पेबैक पीरियड में का मतलब ये है, सिंपली लैंग्वेज में समझो, पेबैक पीरियड में सिंपली आप कि अगर 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट आपने की है तो कितने टाइम में आपको इन्वेस्टमेंट वापस मिल रही है, दैट इज पेबैक पीरियड, सही है। अब जैसे मैंने 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट की, पहले साल में मुझे मिले 50 लाख, दूसरे साल में मिले 20, फिर 30, फिर 60,000, तो मैं क्या करूंगी, पहले 50 और 30 को ऐड कर, 50 और 20 को ऐड किया तो मेरे पास हो गए 70, 70 प्लस 30 तो 1 लाख। अब 1 लाख में 60,000 ऐड करूंगी तो 160, मुझे 150 की ईयर्स निकालने, तो यहाँ तक तो लाख हो गया, मतलब 3 साल तो पूरे पूरे जा रहे हैं हमारे पेबैक पीरियड में। लेकिन चौथा साल पूरा नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि चौथे साल में 50,000 नहीं आ रहे, 60,000 आ रहे। हमें 50,000, यहाँ तक 1 लाख हुए थे, हमें 50,000, अगर यहाँ पे 50,000 लिखा हुआ होता तो पूरे 4 साल में हमें वापस मिल रहा होता पेबैक पीरियड, लेकिन यहाँ पे 60,000 लिखा है, तो हम 60,000 को डायरेक्ट कंसिडर नहीं कर सकते, हमें ये देखना है कि कितने पूरे चौथा साल नहीं लगा, चौथे साल का कुछ हिस्सा लगा, तो वो हम क्या करेंगे, जितने भी बचे हुए पैसे हम ऊपर लिखेंगे और जो यहाँ पे हमें मिल रहा है कैश फ्लो, लास्ट कैश फ्लो, वो हम नीचे लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करा देंगे 12 से, तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो मंथ्स पे आ जाएगा। या 12 से मल्टीप्लाई ना भी कराओ तो जो भी इसका आंसर आएगा वो हम पॉइंट डाल के 833 लिख देंगे, सही है। तो पेबैक पीरियड में अगर यहाँ 50,000 होता तो सिंपली हम लिख देते 4 साल में हमें वापस मिलना है 150,000, 1,50,000। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये वाला काम हमने इतना मुश्किल काम इसलिए किया क्योंकि हमारे पास चौथा साल पूरा नहीं लग रहा था, चौथे साल का कुछ हिस्से में हमें हमारी इन्वेस्टमेंट हमें वापस मिल रही थी, तो हमने इसलिए ये वाला काम किया।
अगर इसकी ज़रूरत नहीं होती तो हम डायरेक्ट 4 साल रखते हैं और हमारा काम हो जाता है। तो पेबैक पीरियड को वैसे याद रखो कि पेबैक पीरियड क्या है, कि आप कितने साल में आपकी इन्वेस्टमेंट वापस मिल रही है। फिर लास्ट हमारे पास हो जाता है एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न। एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है बेसिकली। एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न नहीं है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है। एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है कि आप नेट प्रॉफिट ऊपर रखते हो, जिसको नेट इनकम भी बोलते हैं, डिवाइड बाय एवरेज बुक वैल्यू। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे कि जो जितने भी हमारे कैश फ्लोज है, सारे कैश फ्लोज डिवाइड बाय कितनी साल की इन्वेस्टमेंट है। कैश फ्लोज का मतलब क्या कि हमने -50,000 +50, ये सारे हमारे कैश फ्लोज है। अगर इनको सबको ऐड कर दोगी तो जो भी वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास नेट कैश फ्लो आ जाएगा। तो अगर हम नेट कैश फ्लो को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ ईयर से तो हमारे पास एवरेज नेट प्रॉफिट आ जाएगा। सही है। अब एवरेज बुक वैल्यू का मतलब है कि जो भी आपकी इनिशियल एसेट आपने मतलब स्टार्ट करने से पहले जो आपके एसेट थे, प्लस जो आपके फाइनल एसेट, जिसको हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, फाइनल एसेट बचे उसको प्लस करो और डिवाइड बाय 2 कर दो तो आपके एवरेज बुक वैल्यू आ जाती है। हो सकता है एवरेज बुक वैल्यू सर ने डायरेक्ट दी हुई हो, लेकिन अगर कैलकुलेट करनी हो तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। सही है। तो ये अब हो गया सिलेबस को छोटा सा रिव्यू। अब मैं सेकंड वीडियो में कैपिटल बजटिंग की पीडीएफ को एक्सप्लेन कर देती हूँ।